नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ तरुण जैन हैं। हिसार विधानसभा का चुनाव जबरदस्त है। पूरे प्रदेश की निगाहें हिसार विधानसभा में टिकी हैं और तरुण जैन बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में डटे हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि तरुण जैन ने हिसार का चुनाव बेहद दिलचस्प बना दिया है। इसकी कई वजह हैं, बात भी करेंगे। लेकिन तरुण जैन को भी सिंबल मिल चुका है, तो पहले सिंबल के बारे में बात करते हैं। और सिंबल है बिजली का खंभा। जैन साहब, बधाई आपको बिजली का खंभा मिला है, लेकिन पूछना ये है कि इसमें करंट है या बिना करंट वाला खंभा है? धन्यवाद आपका। जो ये खंभा है ना जी, इसमें करंट भी है और ऊर्जा भी है और रोशनी भी है। तो ये जो हमें खंभा मिला है, हमारे हिसार की जनता को ऊर्जा भी देगा, रोशनी भी देगा। आपने जिस वक्त एंट्री की इस चुनाव में, हालांकि मैं बता दूं थोड़ी सी भूमिका कि तरुण जैन अब से पहले बीजेपी में होते थे, बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट दी डॉक्टर कमल गुप्ता को, जो 2 बार से विधायक चुनते आ रहे थे। बेहद बड़ी इनकम्बेंसी के बावजूद जो है बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। उसके तुरंत बाद तरुण जैन ने ऐलान कर दिया, बीजेपी छोड़ दी, कि वो चुनाव लड़ेंगे और शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेंगे, डट के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। निराशा थी और जनता भी चाहती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति उनके बीच में आए जो उनके बीच का हो, उनके बीच में रहता हो, जिसको वो अपना समझे, वो उनको अपना समझे। और तरुण जैसे खिलाड़ी की हिसार के लोगों को ज़रूरत थी। पहले दिन आपने कह दिया था कि डॉक्टर कमल गुप्ता की जमानत जब्त होगी। ये कैसे आपने ऐसा इतना बोल्ड जो डायलॉग था वो कैसे? देखिए, ये बोल्ड डायलॉग मुझे ऐसे ही नहीं बोलने को मिला। जो जनता की जो भावना थी, हिसार के जो लोगों की जो भावना थी, वो भावना के हिसाब से मैंने ये बात बोली थी कि जो एंटी इनकम्बेंसी जो कमल गुप्ता जी की जो हमारे हिसार में इतनी ज़्यादा थी, जिसको मेरे को ये कहते हुए जरा भी नहीं सोचना पड़ा कि उनकी जमानत जब्त होगी। और ये बात मैं आज फिर दोबारा से आपके कैमरे पे हिसार की जनता के सामने बोल रहा हूँ कि उनकी जमानत जब्त 100% होगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें एक फैक्टर और भी है। जब इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें एक करेक्टर और निकल के आता है, वो जिंदल परिवार का आता है, सावित्री जिंदल। वो भी बीजेपी में थी या हैं, या इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके बेटे नवीन जिंदल ऑलरेडी बीजेपी से सांसद कुरुक्षेत्र से। सावित्री जिंदल के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो टिकट ला सकती हैं या यहाँ से उम्मीदवार हो सकती हैं बीजेपी की, लेकिन पार्टी ने उनको भी टिकट नहीं दी, तरुण जैन को भी नहीं दी, कमल गुप्ता को दे दिए। तीनों ही लोग बीजेपी की टिकट मांगते थे। लेकिन उसके बाद में एक ट्विस्ट आता है। जब कमल गुप्ता को पार्टी ने टिकट दी तो तरुण जैन ने सबसे पहले ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जनता के बीच में वो सेवा करते आ रहे हैं और उनमें जुनून जज्बा सब चीज़ें हैं। पर उसके बाद में एक नया मोड़ ये आता है कि सावित्री जिंदल भी एक मीटिंग बुलाती हैं और फिर ये कहा जाता है कि नहीं, चुनाव तो सावित्री जिंदल भी लड़ेंगी। इसके पीछे भी कई लॉजिक आए, कई तर्क आए, कई इनपुट्स भी आए, और वो ये आए कि बीजेपी सावित्री जिंदल को पुशअप कर रही हैं बैकअप से, पीछे से उनको कहा जा रहा है कि आप भी चुनावी मैदान में कूदिए। यानी कि बीजेपी के अंदर एक और बीजेपी, जो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी से बचना चाहती है, वो बीजेपी। लेकिन क्या सावित्री जिंदल जो है अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे वो भी खड़ी हैं, तो वो पार लगा पाएंगी, वो भी एक मसला है। लोगों को ये भी चीज़ समझ में आ रही है कि जब एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति परिवार जो है जिंदल परिवार, वो जब राजनीति में आता है, और जिनके सावित्री के जो बेटे हैं वो ऑलरेडी मैंने बताया कि सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, तो क्या ऐसा संभव है सावित्री जिंदल, जिनके खुद के बेटे अभी हाल ही में एमपी बने, सांसद बने, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े बीजेपी को छोड़ के? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये मैं भी मानता हूँ, ये आप भी मानते, जनता मानती है इस चीज़ को, नहीं हो सकता। तो फिर ऐसी कौन सी ताकत है जो उनको लड़ा रही है? और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो नवीन जिंदल उनसे दुआ सलाम करते हैं, स्टेज पे मौजूद होते हैं। तो इसका इशारा क्या? क्योंकि फैमिली पूरी की पूरी आज भी बीजेपी के साथ, बीजेपी के अंदर इनका पूरा मामला। और अब जब सावित्री जिंदल चुनाव लड़ती हैं निर्दलीय, तो फिर इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि बीजेपी का एक धड़ा जो है, जैसे मैंने बताया कि बीजेपी के अंदर बीजेपी वो चाहता था कि जो खिलाफत मुखालफत बीजेपी के हिसार में ज़बरदस्त है, उससे बच के सावित्री को निकाल दिया जाए। जैन साहब, अब सुई टिक गई है 3 लोगों के बीच में, सावित्री जिंदल, तरुण जैन और कांग्रेस के रामनिवास राणा। कमल गुप्ता को आज छोड़ देते हैं। आपने भी कुछ कहा, कुछ लोगों के इनपुट्स हैं कि एंटी इनकम्बेंसी ये वो, और बीजेपी के अंदर बीजेपी ने खेल किया। सबसे पहले सावित्री जिंदल की बात करेंगे।
सावित्री जिंदल मैदान में आ रही हैं, लोग कहते हैं निर्दलीय है, वो परिवार भी कहता है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जनता हमको चाहती है इसलिए लड़ रहे हैं, जनता को हमसे उम्मीदें हैं इसलिए लड़ रहे हैं, जो भी कहने की बातें हैं वो हैं। लेकिन हमको लगता है कि बीजेपी उनको इंसिस्ट कर रही है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये बात तो भारतीय जनता पार्टी को पता चल गई थी कि जो उन्होंने डिसीज़न लिया टिकट देने का वो गलत दे दिया है। और उस डिसीज़न के बाद जब इनपुट्स आए तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि मुझे तो लगता है कि ये टिकट पे ही चुनाव लड़ना चाहते थे सावित्री जिंदल। और बाद में जब टिकट नहीं मिली इनको और कमल गुप्ता जी को टिकट मिल गई तो समीकरण ऐसे बन गए कि उसके बाद जो इनपुट्स गए भारतीय जनता पार्टी के पास कि ये तो जिसको टिकट दिया उसकी तो जमानत जब्त हो रही है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने, मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि ये बी टीम है बीजेपी की, तो उन्होंने फिर एक नया रास्ता निकाला, बीच का रास्ता, कि जो माता जी का जो एक वोट बैंक कह लीजिए आप, एक जो बना हुआ था यहाँ पर हिसार के लोगों के बीच में कि माता जी को हम निर्दलीय उतार दें और उसके बाद जो बीजेपी का वोट भी मिल जाए, माता जी का वोट मिल जाए और बाद में माता जी बीजेपी को ही समर्थन कर दे। तो ये सब चीज़ें सिनेरियो बना के, जो मुझे लगता है माता जी सावित्री जिंदल जी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, तो उनको मजबूर किया गया। ये तो बिजनेसमैन फैमिली है, आपको पता है, और जिसका बेटा खुद भारतीय जनता पार्टी में हो। मैं ये बात बोल चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से क्या नवीन जिंदल जी इस्तीफा दे देंगे? नहीं देंगे, वो इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे वो। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि अगर सावित्री जिंदल जी को अगर कोई पुशअप कर रहा है पीछे से, या उनको मजबूर किया जा रहा है, या उन पर प्रेशर डाल के उनको जो लास्ट मोमेंट पे जो उनका जो मेरी बात हुई वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लास्ट मोमेंट पे भी उनको जो प्रेशराइज करके जो उनका नॉमिनेशन कराया गया है, कहीं ना कोई चाल जरूर है। तो ये इतना बड़ा परिवार जो है क्या इतना मजबूर हो जाता है, या हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको फोर्स करे, उनको के साथ ऐसे ज़बरदस्ती या कोई ऐसी कोई चीज़ प्रेशर उन पर डाले कि भाई आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ता है? देखिए इतने बड़े इनके बिजनेस है, लाखों करोड़ों रुपए के बिजनेस चलते हैं इनकी कई सारी फैक्ट्रियां हैं, पूरे हिंदुस्तान में भी है और बाहर देशों में भी इनकी फैक्ट्रियां हैं, और बहुत धनाढ़ परिवार है ये। जो सारी चीज़ें हो रही है मजबूरी में ही हो रही है, सारी मजबूर करके किया जा रहा है। माता सावित्री जिंदल जी की तो जो आज जो उम्र है, जिस तरीके से वो आज चल भी नहीं पा रहे हैं अच्छे से या काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस उम्र में यहाँ पर इस तरह का झोंकना उनको, ये एक मजबूरी का ही काम है सारा। बीजेपी जिस एजेंडे को लेके चली थी, इस पे तो यही बात करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे कि जिस एजेंडे को लेके चली थी कि जो हमारी मुखालफत है, डॉक्टर कमल गुप्ता की मुखालफत है, उससे बच सकती है बीजेपी। तो क्या ऐसे बच सकती है? बीजेपी ने प्लान किया ऐसा, लेकिन अभी जो जनता का जो रुख है, जो समझ में आ रहा है जनता को, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो वैसे वैसे जो एक शुरू में जो एक हवा था कि सावित्री जिंदल जी मतलब एंटी इनकम्बेंसी का जो फ़ायदा है वो मिल जाएगा, फिर बाद में सावित्री जिंदल जी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिल जाएगी। तो अभी लेकिन लोगों के समझ में आ रही है सारी चीज़ें कि क्या गेम प्लान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब उनका इलेक्शन बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। सीधी सीधी आपकी बात करते हैं, तरुण जैन जब चलते हैं सड़कों पे, अकेले चलते हैं, कारवां जुड़ता जाता है, तो पहली बात तो जिस दिन ये टिकट अनाउंस हुई थी निराशा होती है, लेकिन उसके बाद में लोग आपके घर पे इकट्ठे होते हैं, आपको फोर्स करते हैं, आपको दुलार करते हैं और आपको मजबूर कर देते हैं वो भी कि भाई आप चुनाव लड़ें, और आपने स्वीकार भी कर लिया और चुनाव लड़ना भी शुरू कर दिया। जब तक नामांकन वापस लेने की तारीख थी तो कुछ लोगों को लगता था कि तरुण जैन वापस ले लेंगे, लेकिन आपने तो जो वायदा किया था वो किया, उसको आप सोलिड रहे, चुनाव चिन्ह भी आ चुका है जी। अब जब लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या रिस्पॉन्स, लोग क्या कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जब हम मेरे जो साथी थे या जो मेरे जितने भी लोग हैं, उनका जो एक मन के अंदर जो था कि भी हमें टिकट मिलेगी, निराशा हुई उस वक्त। बाद में हमने सबके ने जो डिसीज़न लिया मिलके कि भी जो हिसार के लोग चाह रहे हैं कि एक यूथ आ गया है, युवा आ गया है, जिसको हम अपना 20 साल के लिए एक बागडोर संभला सकें हिसार की, और उन चीज़ों को करवाने का जिसके पास नज़रिया हो, विज़न हो, जिसके पास जो काम पिछले 20 सालों से भी नहीं हुए, वो नज़रिया टेक्निकल तरीके से टीम के साथ मिलके करवा सके। तो वो सारी चीज़ों को हम देखते हुए फिर हमने यही फाइनल किया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारा चुनाव आया और हमारे ऊपर प्रेशर भी बहुत आए,
और कि भैया ये 16 तारीख को अपना नामांकन वापस ले लेंगे। लेकिन बहुत प्रेशर आए मेरे ऊपर, बहुत तरह के प्रेशर आए मेरे ऊपर। ये बात मैं बिल्कुल खुल के मेरे को बताने में कोई गुरेज नहीं है। इतने प्रेशर आए, मैं आपको पैसे की ऑफर्स भी आई होगी? सारे काम हुए, लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को, अपने साथियों को, अपने हिसार की जनता को। ये प्रेशर और ऑफर कहाँ से आई? देखिए, ये प्रेशर और ऑफर ना सिर्फ एक ही जगह से थी, जो धनाढ़ परिवार होते हैं ना, वही दे सकते हैं इस तरह का प्रेशर और ऑफर। और हिसार की जनता भी कहीं ना अब जो ये बड़े बड़े महल वालों की राजनीति जो होती है ना, जो कोठी की राजनीति जिसको बोलते हैं, ओम प्रकाश जिंदल जी थे जब तक अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं खुद इस बात को बोलता हूँ। मैं स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी की दिल से इज्जत करता हूँ, पूरा हिसार इज्जत करता है। लेकिन जब वो 2005 में उनका देहांत हो गया, उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि जिंदल परिवार के अंदर कोई भी शख्स हिसार को सीरियस लेता है। कोई भी आदमी इनका, कोई भी परिवार का मेंबर हिसार को सीरियस नहीं लेता। ये तो पिकनिक के हिसाब से हिसार में आते हैं। इनका जो जिंदल हाउस है वो एज ए गेस्ट हाउस है, ना कि वो इनका घर है। वो यहाँ पे एज ए गेस्ट हाउस की तरह आते हैं। जो इनके घर है 500,000 करोड़ के, वो दिल्ली, बॉम्बे, विदेशों में है, वो सबको पता है। और मैं ये बात अक्सर कहता हूँ, चीज़ें जो हैं, जो 80 साल की उम्र में जो सेवा करने का भाव है, एक निर्दलीय जो विधायक होता है उसके जो बजट होता है साल का 5 करोड़ का होता है, और 5 साल में 25 करोड़ रुपए। अगर इनको सेवा ही करनी है, इनकी जो फैक्ट्रियाँ है, जो इनके स्कूल है, जो इनके हॉस्पिटल्स है, जो इनका इतना बड़ा तामझाम है, जो इनका आज कितने ही लोग कोरोना के टाइम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री से बाहर नौकरी से निकाल दिए, छटनी कर दी उन लोगों की। आज वो बेचारे कोर्टों में केस लड़ रहे हैं, वो आज मारे मारे फिर रहे हैं, वो दो रोटी, वो रोजगार नहीं है उनके पास। तो जो आदमी हिसार के लोगों को कोविड के नाम पे रोजगार से बाहर निकाल दे, और उनको आज जब इनकी फैक्ट्री दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, तो क्या ये हिसार के लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। क्या ये जनरल हॉस्पिटल में गरीब लोगों की सहायता कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये गरीब लोगों को अपने स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं? नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इनकी फैक्ट्रियों में आप जाएंगे ना, इनकी फैक्ट्री है ना, शीशे की तरह चमकती मिलेगी आप। और फैक्ट्री से जैसे ही बाहर आप हिसार में आएंगे, आप देखेंगे कि सड़कें टूटी हुई है, सीवरेज जाम है। इनकी फैक्ट्री में कभी कितनी बारिश आ जाए, कभी पानी नहीं भरेगा, क्योंकि वहाँ का सारा पानी हिसार की सड़कों पे आ जाता है। जिंदल इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर नाले बने हुए हैं, जो अनऑफिशियली बने हुए हैं, जिसमें सारा का सारा फैक्ट्रियों का तेजाब का पानी सारा दिन चलता है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है उस बात को। मैंने ये मुद्दा उठाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिंदल पुल जो है, इन्होंने अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए दूसरी फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया, उन फैक्ट्रियों की तरफ उसका रुख कर दिया, पुल का दूसरा पुल बनने नहीं दिया आज तक, जिसकी आज शहर की जनता को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो, मतलब ये जो सेवा के नाम पे, मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ आपको, सेवा के नाम पे जो ठगने की बात जो हो रही है ना, मैं उसको बिल्कुल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करना चाहता, ना हिसार की जनता करना चाहती। तो मेन जो चीज़ है, फोकस जो है आज जनता का, वो ये समझ चुकी है हिसार की जनता। बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों के अंदर बिल्कुल साफ सुथरी तस्वीर हिसार के लोगों के सामने है कि जो आज माता जी है, हम उसकी इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे, लेकिन वो राजनीति में आएगी तो कोई अच्छी बात नहीं है। राजनीति में किसी युवा को आगे आना चाहिए। मेरे को सावित्री जिंदल जी को आशीर्वाद देना चाहिए कि तरुण बेटा, आप लो, आप संभालो भागदौड़ हिसार की, और मैं आपके साथ हूं। शुरू में तो ये कहा भी क्या था कि भी जिंदल परिवार जो है ना, आपको आशीर्वाद दे सकता है, कहीं से कोई भरोसा मिला था क्या? नहीं, देखिए ना, भरोसा मिला था तभी मैंने ये बात बोली थी, और बाकायदा मीटिंग हुई है हमारी। और चीज़ों को मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोलना चाहता जो झूठ हो। बिल्कुल जो बात मैंने एक बात, जो एक शब्द मैंने बोला है, अभी तक कोई भी मेरी बात को अगर झूठ बोल दे तो मैं जो भी शर्त कहने को कहेगा, मैं लगाने को तैयार हूँ। आपने कई बड़ी बातें कही। आपने सही कहा कि महल के अंदर बैठ के जो है सड़कें दिखाई नहीं देती हैं, सड़कों पे गड्ढे कितने हैं, कूड़ा कितना है, तमाम चीज़ें कितनी हैं। लेकिन जब आप मैदान में आते हो, क्योंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और जो टिकट पे जो लोग लड़ रहे होते हैं, तो उनके पास में पार्टी की बहुत बड़ी ताकत होती है, वर्कर्स होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है, फाइनेंशियली भी उनको एक बैकअप मिलता है। जी। तरुण जैन को किसका बैकअप मिल रहा है? तरुण जैन को जो बैकअप मिल रहा है वो हिसार के लोगों का मिल रहा है। हिसार के लोगों का प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है, और मेरे दोस्तों का मिल रहा है, मेरे साथियों का मिल रहा है, मेरे परिवार का मिल रहा है। वो बैकअप मेरे साथ है, जिसकी वजह से मैं आज जो मेरा चुनाव चिन्ह खंबा जो खड़ा रहता है, उसकी तरह मजबूती से खड़ा हूँ। खंबा चुनाव चिन्ह है, और उसी खंबे की तरह मजबूती के साथ में तरुण जैन खड़े हैं। हौसले लाजवाब हैं, गजब हैं, और सड़कों पे ये निकलते हैं रोज़। इनको हम देखते भी हैं कि जब ये डोर टू डोर कन्वेंसिंग करते हैं, लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि हिसार की जनता क्या ऐसे ही उत्साही एक युवक को, नौजवान को जो है चुनकर विधायक बनाती है, विधानसभा में भेजती है, या फिर से जो है किसी बहुत बड़े उद्योगपति के झांसे में आ जाती है।
जो आपको सब बात दिखाते हैं और उसके बाद में फुर हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो विस्तार, जो उनके जो काम हैं, जो उनके बिजनेस हैं, व्यापार हैं, विस्तार है, वो पूरी दुनिया में है। फिर आपको वो ढूंढने में 5 साल लग जाते हैं कि नेताजी कहाँ गए हैं। खुल के शेयर करें वीडियो पे, कमेंट आप जरूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और आप बताएं कि हिसार का चुनाव किधर जा रहा है, हिसार के चुनाव को आप कैसे देखते हैं और कैसा नेता आपको चाहिए। नमस्कार।